दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। जीएस से वन लाइनर है। चलिए हम लोग देखते हैं। और लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ रिवाइज करने के लिए भी लाया हूँ। जैसे स्टैटिक प्रश्न है, आप उसे विविध समझ लीजिए, जो कि बहुत लोग तो समझते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन याद नहीं रह पाता है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक है। जी हाँ दोस्तों, अगर वायुमंडलीय दाब का अगर धीरे धीरे पारा गिर रहा है तो उससे पता चलेगा कि वायुमंडलीय दाब में जो है वर्षा की संभावना होने वाली है। अगला है कि वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो अचानक अगर गिरता है तो आंधी तूफान का सूचक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना क्या चीज का सूचक है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह जो है यह सूचना देता है कि मौसम जो है साफ होने वाला है। जी हाँ, चलिए अगला देखते हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। जब आप दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक घटता है। अगला है दोस्तों कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर क्या परिवर्तन होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका क्वेश्चन रहेगा कि उसका जो है लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसका लेवल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जनरल साइंस का, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने सभी प्रश्न को कवर कराने का प्रयास किया है जो कि पिछले 10 सालों में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब दो बर्फ के टुकड़े हैं उसको दबाते हैं आप दोनों को आपस में, वो चिपक क्यों जाता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है, इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ परिवर्तित होता है, मतलब दिखता है आपको। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी भी वैसा ही थोड़ा मुड़ा हुआ परिवर्तित होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सभी जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। याद रखना है दोस्तों, कोई भी चीज़ आप सिक्का ही क्यों ना रख दें आपको उठा हुआ दिखेगा। मछली जो है तैर रही है पानी में, वो आपको उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो माध्यम बदलने के कारण जो है दोस्तों वो प्रकाश का अपवर्तन शो करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला देखते हैं, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह संचित होती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मैं इसे जूम कर देता हूं जो कि आप लोग को दिखाई पड़े। अगला है प्रश्न आप लोगों के लिए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, जी का मान जो होता है 9.8 होता है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा पर आप जाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा और ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा और केंद्र पर 0 होगा। याद रखना है दोस्तों। अगला है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। जी का मान कम होता है तो कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। अगला है जी का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? जी का मान अधिकतम जो होता है वह ध्रुव पे होता है। मैंने अभी ही बताया है, जी का मान जो होता है 0 होता है। कहाँ पर? केंद्र पर दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर। जी हाँ दोस्तों, अगर अगला मैं प्रश्न करता हूँ कि अगला प्रश्न हमारा है कि गड्ढे में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर क्या होगा? मच्छर मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उसमें जहर है मिट्टी के तेल में? नहीं। तो होता क्या है कि पृष्ठ तनाव जब उसका कम हो जाता है तो लार्वा जो उस पर तैरता हुआ रहता है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा? लार्वा डूब जाएगा और डूबने की वजह से वह मर जाएगा। तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न
आपके सामने है स्क्रीन पर कि कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में काफ़ी कमी आता है। तो यह जो है क्या प्रतीत करता है, यह प्रतीत करता है उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये आर्किमिडीज लॉ है, आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न कहता है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सनहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी की पलायन वेग का, आप जो है पलायन वेग आप समझ लीजिएगा, जैसे कि वायुमंडल में ऊपर कोई ऐसा सामान छोड़ दिया जाए वायुमंडल से बाहर तो वो धरती पे नहीं आएगा क्योंकि नगण्य हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो जाएगा तो वो नहीं आ पाएगा नीचे। जैसे कि बहुत ऐसे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वहाँ सीधा नहीं खड़ा हो पाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नगण्य होता तो जरूर है दोस्तों, लेकिन नगण्य होता है, इतना कम होता है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक बॉल है आप उसको फेंक दीजिए ऊपर इतना स्पीड से तो वो फिर धरती पर लौट के नहीं जाएगा, डेट इज कॉल्ड पलायन वेग। ठीक है दोस्तों, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का जो मान होगा वह 42 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अगला बात कर लेते हैं चंद्रमा के लिए कितना होगा, तो चंद्रमा के लिए जो होगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद जरूर रखिएगा तीनों को, कुछ भी पूछ सकता है। कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, 10th की नहीं कि एक ही किताब से आएगा। और एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें क्योंकि अंत तक आप लोग भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे, टी.एच. माइमन जो थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। जी हाँ दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार जो है वह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बना होता है, तो यह तड़ित चालक होता है दोस्तों तांबा का बना होता है। बहुत ऐसे आप देखते होंगे छत पर भी त्रिशूल लगाया रहता है या फिर कोई छड़ निकाला रहता है या फिर तांबा का बनाया रहता है, तो ये सभी तड़ित चालक के एक उदाहरण भी होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल क्या है, तो वह शुष्क सेल है। अगला हम लोग देखते हैं कि शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है शुष्क सेल में संग्रहित होती है। तो बैटरी का जो बैटरी आपको पूछ लेगा, बैटरी जो होता है वो कौन सा ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यह रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित होता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। डायनेमो जो है, डायनेमो का आप जनरेटर को चलाते हैं, डायनेमो घूमता है, तो घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। फिर आपके घर में लाइट आ जाती है ना, तो वो विद्युत ऊर्जा बना दिया ना, यांत्रिक से विद्युत डायनेमो करता है। मतलब जनरेटर डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब, तो आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, जी हाँ देते हो, तो फिर वो क्या देता है हमको, तो वो प्रकाश देता है। तो आप इसी तरह बोलिएगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं कि शुष्क सेल का कैथोड होता है, तो दोस्तों एनोड तो प्लस होता है और कैथोड जो होता है माइनस होता है, जो कि जस्ता का बना होता है। आप लोग बैटरी का जो ऊपर का कवर देखिएगा, फाड़ के खोलिएगा, देखिएगा उसमें जस्ता का मतलब थोड़ा सिल्वर टाइप का दिखेगा, मतलब जस्ता वो रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो वो कार्बन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है संचायक। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों
में प्रयुक्त धातु है? तो संचायक बैटरियों में दोस्तों प्रयुक्त धातु जो होता है सीसा का होता है। तो गैलेना का एस क्या है? तो वह है सीसा। गैलेना का एस क्या है दोस्तों? सीसा। लेड जो सीसा है, संचायक बैटरी में प्रयुक्त जो अम्ल होता है वह कौन सा अम्ल होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। H2SO4 जो होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि संचायक बैटरी में यूज किया जाता है। घर में आप इन्वर्टर यूज करते हैं, उसमें जो बैटरा लगा होता है तो उसमें भी H2SO4 मिलाया जाता है। चाहे आप गाड़ी की बात कर लें, गाड़ी में जो बैटरा होता है उसमें कौन सा अम्ल डाला जाता है? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो वह H2SO4 अम्ल डाला जाता है। बहुत बार इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि जब हम अम्ल को गिराते हैं किस पे, धातु पर, कौन सा उधर से आपको निकलता है क्या गैस? तो वह गैस है हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए, कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो देखिए दोस्तों क्या बोला है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन जो होता है दोस्तों निगेटिव पे होता है ना, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर बोल दे तो वह क्या बोलिएगा? तो वो होता है एनोड पर। अगला है कि प्राकृतिक चुंबक होता है, तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है दोस्तों लोहे का ऑक्साइड होता है। एकदम याद रखना है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे का ऑक्साइड होता है। और चुंबक जो बनाया जाता है वो किस लोहे का बनाया जाता है? तो वह मृदु लोहे का बनाया जाता है। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करेगा, तो वह इंगित करेगा उत्तर दक्षिण दिशा को। अगला है कि अस्थायी चुंबक, जो मैंने ऊपर भी बताया, अस्थायी चुंबक भी बनाया जाता है। जो बनाया जाता है वह नर्म लोहे का बनाया जाता है दोस्तों। अस्थायी चुंबक अगर आपको बनाना है तो वह इस्पात का बनाना है, इस्पात से स्थायी चुंबक बनेगा, और नर्म लोहे से कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, चुंबक के समान ध्रुवों ने होता है, तो चुंबक का जो समान ध्रुव होगा वो आपस में क्या करेगा? वो विकर्षण करेगा, मतलब एक दूसरे में सटेगा नहीं, समान ध्रुव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है चुंबक के असमान ध्रुव। जब एक समान ध्रुव नहीं होगा तो वो क्या करेगा? आपस में सटेगा, मतलब आकर्षण करेगा। चलिए अगला है कि अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व खत्म होता है, तो पीटने या गर्म कीजिएगा ना, पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करेगी, दक्षिण की तरफ संकेत करेगी, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएक मात्रक होता है गॉस होता है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होगा? गॉस। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला या न्यूटन, या तो आप बोल सकते हैं एम्पियर, मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है दोस्तों, टेस्ला या न्यूटन आप बोल सकते हो, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, तो ध्रुवों पर जो है नमन कोण होता है 90 डिग्री। अगला है कि चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 18 डिग्री का 180 होना चाहिए था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 18 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, मैंने देख लिया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है। नती कोण का मान जो होता है विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, तो किसने किया था? तो ओरेस्टेड ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी में भी हाल में पूछा गया है। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये सभी कार्य करते हैं, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है घूमता है ना, तो घूमता है, उसके बाद वो किस में आ जाता है? विद्युत ऊर्जा, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, तो आप बिजली देते हैं तो मोटर क्या होता है? घूमता है। मैंने पहले बिजली डाला, फिर मोटर घूमा,
तो फिर क्या बन गया, घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि अगला है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोरोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का कोरोड जो होता है नरम लोहे का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, डायोड में धारा बहती है, तो डायोड जो होता है दोस्तों एक ही दिशा में धारा को बहने देता है। जैसे कि आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं, आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोग यूज करते हैं, सभी में लगभग में जो है वो डायोड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि डायोड जो है एसी करंट को क्या करता है, डीसी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि एसी करंट को डीसी में ट्रांसफार्मर बदलता है। जी नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ वो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, दिष्ट धारा बनाने के लिए कौन करता है, तो डायोड। जिससे कि आप जैसे आपका देख रहे हैं इमरजेंसी लाइट चार्ज होता है, उसमें भी डायोड रहता है दोस्तों। मोबाइल चार्जर होता है, उसमें भी डायोड का यूज किया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयुक्त होगा, केवल एसी परिपथ में दोस्तों। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है कि उच्च वोल्टेज को निम्न कर देता है। एसी वोल्टेज रहता है, लेकिन दोस्तों एसी वोल्टेज में क्या होता है, उच्च वोल्टेज को निम्न जो करता है तो एसी में ही करता है, एसी को एसी एवं एसी वोल्टेज को उच्च करता है। ठीक है, एसी में ही करता है, जब भी करेगा ये एसी में ही करेगा। अगला बात कर लेते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है डायोड का ही बना होता है, एसी को डीसी में बदलता है। याद रखना है रेक्टिफायर का, व्हाट इज द यूज ऑफ रेक्टिफायर, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। फ्यूज का तार बना होता है, तो शीशा और टीन का जो होता है फ्यूज का तार बना होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, फ्यूज का तार का जो गलनांक होता है कैसा होता है, तो फ्यूज का तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है, निम्न होता है ना, और जो प्रतिरोध होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखते हैं कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा क्या होती है, तो टेलीफोन लाइन में जो प्रभावित ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा है। अगला है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे ग्राहम बेल महोदय जो हैं वह टेलीफोन के आविष्कारक हैं। घरेलू फ्यूज दोस्तों घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है, तो घरेलू फ्यूज का जो तार होता है वह निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का इलाज होता है, तो कैंसर का जो इलाज होता है कोबाल्ट 60 के द्वारा। जी हाँ, अगला देखते हैं कि कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अब आपको बोल दिया जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताओ, तो इसका B12 का रासायनिक क्या नाम होता है, साइनोकोबालामिन। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं B12 मतलब 12 क्लास में बच्चा लोग जब पढ़ता है तो उसको बला मानता है, तो इस तरह से साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों, अब हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा और आप भूलेंगे भी नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं भूलेंगे। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी। अगला बात करते हैं कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल आप लोग जान रहे होंगे किस वृक्ष से प्राप्त होता है। कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है आपको यू की वृक्ष से। कौन सी वृक्ष से, यू वृक्ष से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो ORT क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो यह जो है दोस्तों अतिसार से संबंधित है। अगला है कि ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होती है, तो आंखों में जो है ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होती है। अगला है कि डिप्थेरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है, डिप्थेरिया रोग से ग्रस्त अंग जो है वह गला है। एथलीट फुट रोग होता है, तो वह फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। अगला है कि HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट प्रयुक्त होता है, यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में। तो HIV की जांच जो होता है वह कौन सा टेस्ट प्रयुक्त होता है, एलिसा टेस्ट।
HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है एड्स। अब आपसे पूछ लिया जाए कि HIV क्या चीज़ से होता है, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? तो यह वायरस जनित रोग है दोस्तों। HIV वायरस से ही एड्स होता है। ठीक है दोस्तों, HIV बोल दो या वायरस बोल दो, आप एड्स बोल दो, HIV वायरस से ही एड्स होता है, तो वायरस है ना। चलिए अगला बात करते हैं। सार्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। क्या चीज़ से होता है सार्स? तो विषाणु से होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अगला है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापक है। तो वायुमंडल की आर्द्रता आप किससे मापते हो? तो हाइग्रोमीटर से आप मापते हो वायुमंडल की आर्द्रता। अगला है कि अगला प्रश्न है आपका कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है। तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब तो पानी होता ही है दोस्तों, तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व आप किससे मापोगे? तो हाइड्रोमीटर से। इस तरह से आप याद रख सकते हो। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो है दोस्तों ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो एक नॉटिकल मील, मतलब नॉटिकल मील। तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। चलिए अगला मैं प्रश्न देखता हूँ कि पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। तो आप जानते हैं कि पीएच स्केल से किया जाता है, लेकिन इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था ना। चलिए देखते हैं कि पीएच पर जो होता है उदासीन जो होता है वह 7 होता है। 7 से कम अगर बोल दिया जाए तो 7 से कम होगा आपका अम्लीयता होगी, क्षारीयता होगी 7 से ज़्यादा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि ब्लड, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है दोस्तों। मूत्र का पीएच मान बहुत जगह पे आपको 4.7 भी दिखेगा, बहुत जगह पर आपको 6 भी दिखता है आजकल। तो आप दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उस टाइप से आप चूज कर सकते हैं। अगर 6 और 4.7 दोनों रहेगा तो आप 4.7 को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। चलिए दोस्तों, अम्लों का स्वाद होता है, तो अम्लों का स्वाद कैसा होगा दोस्तों? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होगा? तो वो कड़वा मतलब तीखा। चलिए अगला देखते हैं। जल में घुलनशील भस्म होता है, तो कौन होता है जल में घुलनशील? क्षार होता है। अच्छा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करेगा दोस्तों? अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। तो आप इसको याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है। अनिल नाम का एक लड़का है ना, अनिल याद रखिएगा। अनिल, अनिल अगर एक याद रखिएगा तो आपको दोनों याद हो जाएगा। अ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा और ल से लाल हो जाएगा। किसको नीला लाल करेगा? कागज को तो नहीं ना करेगा, लिटमस पत्र को ही करेगा ना। तो आप इससे याद रखिएगा, जब अम्ल जाएगा तो नीला लाल बन जाएगा, है ना। और लाल लिटमस अगर क्षार में जाएगा तो क्या बनेगा? तो क्षार में अगर जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, लाल नीला हो जाएगा। सिर्फ एक आप याद रखेंगे, दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अब नहीं भूलेंगे आप, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो अम्ल में जो है कौन सा तत्व का परमाणु अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन। आपको बताना है कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है वह प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7। अगला है कि कार्बन के 2 अप्रूप कौन है? तो कार्बन के 2 अप्रूप जो हैं वह हीरा और ग्रेफाइट यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है तो वह ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों वह एक सुचालक नहीं है। क्या है? वह विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है। फिर भी वो सॉरी दोस्तों, वह जो है ग्रेफाइट वह विद्युत का सुचालक है। जी हाँ दोस्तों, वह सुचालक है, लेकिन वह धातु नहीं है दोस्तों। मेरे मुंह से निकल गया कि कुचालक है, नहीं, वह धातु नहीं होते हुए भी यह सुचालक है विद्युत का। इसमें विद्युत पास करता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है
किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो यह क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। जैसे कपूर ले लो आप, आयोडीन भी बहुत बार हो जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। इसको जैसे ही आप गर्म करोगे ना तो वो पानी जैसा नहीं बनेगा, लिक्विड नहीं होगा, वो डायरेक्ट उड़ जाएगा ना, तो मतलब गैस में बदल जाएगा। डेट इज कॉल्ड ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो भूपर्पटी में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन तत्व जो है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम जो है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम क्या है, U-238 है। क्या है, U-238। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण किससे होता है, तो हेमाटाइट से। अगला है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो बॉक्साइट से होता है दोस्तों। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पैराइट से। चलिए तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो एसआई यूनिट तरंग दैर्घ्य का मीटर या एंगस्ट्रम होता है, ऐसे करके लिखा रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, एंगस्ट्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग कुछ स्टैटिक मतलब कुछ हम लोग देख लेते हैं, विविध के तौर पे समझ लीजिए, या स्टैटिक के तौर पे कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो कि लोगों को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो भूलना ये सब प्रश्न नहीं है। चलिए देखते हैं, मेजर ध्यानचंद्र का जो है वह उपनाम क्या है। उपनाम जो है जादू के हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को। अगला है कि उड़न परी किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। उड़न परी जो है पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख तो आप लोग जान ही रहे होंगे, फिल्म बराबर देखते ही होंगे, मिल्खा सिंह। अगला है कि शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उपनाम है रावलपिंडी शोएब अख्तर। माइकल फेल्प्स को किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है, सुपर मॉम कौन है, तो मैरी कॉम। लिएंडर पेस को किस नाम से जाना जाता है, पाइकर डायनेमो के नाम से लिएंडर पेस को जाना जाता है दोस्तों। अगला है कि बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर आपके हो जाएंगे सौरभ गांगुली ना। ऐसे बंगाल टाइगर जो है सौरभ गांगुली इधर से लिखने लगा है बुक में, लेकिन होता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद जो हैं लाइटनिंग किंड के नाम से जाने जाते हैं। राहुल द्रविड़ क्या नाम से जाने जाते हैं, द बॉल। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगला है कि इयान थोरपे जो हैं तारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। अगला है कि पेस एवं भूपति वो जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। पेले जो हैं वो ब्राज़ील के हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रेलवे में हो और सभी बहुत ऐसे साधारण एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये ब्राज़ील के पेले जो हैं इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है कि आंद्रे अगासी को डेनिस दी मिनोस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे मदद के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इसे आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।